हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक फिजिक्स में जो कुछ भी हमने 12th के फिजिक्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसके बाद का जो टॉपिक है वह है एरिया वेक्टर। हिंदी में इसी को हम लोग क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। अब चूंकि इसको समझने के लिए हमें तीन निर्देशांक अक्षों पर विचार करना होगा। हमने जूनियर सेक्शन में यह पढ़ रखा है कि निर्देशांक अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं वह तीन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में जो तल होते हैं, अब जैसे अगर हम अपने इन तीनों अंगुलियों को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम रखें तो इसमें अगर यह एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, यह वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है और यह जेड एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, तो देयरफॉर यह एक्स और यह वाई, तो यह जो तल होगा वह एक्स वाई तल होगा। यह जो तल होगा वह एक्स वाई तल होगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई से यह कनेक्ट। इसी तरीके से यह और यह वाई एक्सिस हो गया और यह जेड एक्सिस हो गया। तो इसमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से गुजरने वाला जो तल होगा वह वाई जेड तल होगा। उसी तरीके से एक्स और जेड से गुजरने वाला जो तल होगा वह एक्स जेड तल होगा, एक्स जेड तल होगा। तो इसे हम लोग एक समतलीय तल बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं। अब किसी समतलीय क्षेत्र में उसके क्षेत्र के साथ साथ उसमें दिशा भी होती है। किसी भी समतलीय क्षेत्र में समतलीय क्षेत्र के साथ, उस समतल के क्षेत्र के साथ साथ उसमें दिशा भी होती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल डीए है, चाहे ए है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यानी कि एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एरिया वेक्टर जो होगा वह डीए वेक्टर होगा। और डीए वेक्टर की जब बात करेंगे तो डीए ये परिमाण हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया। और डायरेक्शन जो होता है, अगर हम इस तल की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। इस पर लंबवत क्या होगा? बाहर की ओर होगा। तो इस तरीके से हम एरिया वेक्टर के लिए यह कह सकते हैं कि किसी भी समतलीय क्षेत्र में उसके क्षेत्रफल के साथ साथ उसमें दिशा, डायरेक्शन भी होती है। अगर हम किसी समतलीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को डीए मान लें या डीएस मान लें, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वह या तो डीए वेक्टर होगा या डीएस वेक्टर होगा। और इसका जो वैल्यू होगा वह हम डीए एन कैप या डीएस एन कैप से इंडिकेट कर सकते हैं, जहां एन कैप जो है वह यूनिट वेक्टर है जो सदैव तल पर, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, अभिलंबवत है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। माने इस तल के लिए अगर हमें क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर की बात करनी होगी तो इस पर एरिया वेक्टर जो होगा इस पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। अब अगर हम निर्देशांक अक्ष की बात करें तो इसको अगर एक्स अक्ष, इसको हम वाई अक्ष और इसको अगर हम जेड अक्ष मान लेते हैं और यहां पर हम एक तल ले लेते हैं, तो यह तल जो है वह वाई जेड में, और इस पर जो अभिलंब खींचेंगे वह यूनिट वेक्टर हो, एन कैप। अगर इसका एरिया डीएस है तो फिर इसका हम एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर बराबर डी एस एन कैप हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम
क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से निकालेंगे। जनरली हमें समझ लेना है कि अगर इसका हमें एरिया वेक्टर निकालना है तो इसका एरिया वेक्टर इसके एरिया और इस पर अभिलंबवत डायरेक्शन जो है उसके गुणन से प्राप्त होगा। अगला टॉपिक है इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगला जो टॉपिक है वह है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तल को लाते हैं, किसी प्लेन को लाते हैं, तो उस प्लेन से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की आपेक्षिक संख्या से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह परिभाषित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यह कोई चार्ज कैपिटल Q है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो यहां पर अगर हम कोई प्लेन लेकर के चले आए, कोई तल लेकर के चले आए, तो इससे कितनी संख्या में अभिलंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उसी से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को परिभाषित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम नंबर से जब परिभाषित करते हैं तो क्या यहां नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो बात आएगी नहीं। इसीलिए हमने इसके परिभाषा में एक शब्द आपेक्षिक का उपयोग किया है कि अभिलंबवत गुजरने वाली आपेक्षिक विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए गए तल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के आपेक्षिक संख्या से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स परिभाषित किया जाता है। चूंकि हम रेखाओं को इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो देयरफॉर इसका एक गणितीय मैथमेटिकल स्वरूप भी है। तो इसका मैथमेटिकल स्वरूप क्या है उस पर हम विचार करते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और इसमें हम एक इस तरीके से झुका हुआ तल लेकर के आते हैं, इंक्लाइंड एक प्लेन लेकर के आते हैं। झुका हुआ तल है, कुछ ऐसे तल है जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वह ds है। ds वेक्टर नहीं, ds है। क्षेत्रफल की बात जब भी करेंगे तो क्या ds हम बोलेंगे। अब क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इसके तल पर हमें एक अभिलंबवत लेना होगा इसका डायरेक्शन, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश में डायरेक्शन क्या होगा अभिलंबवत। तो हमने एक अभिलंबवत डायरेक्शन ले लिया। अब हम इसे ds वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अगर ds वेक्टर है तो इसे हम ds n कैप से इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा भी प्राप्त है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का कोण एंगल अगर थीटा हो तो ये क्या कहता है, यहां इसकी माप हम कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल जो फॉर्म है वह क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए गए तल से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान है वह इलेक्ट्रिक फील्ड
वेक्टर ई तथा एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर के अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की माप करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालते हैं। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहां बात करें, जिसे हम डी फाई से इंडिकेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से अदिश गुणन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें वैल्यू प्राप्त होता है। 11th में ही आपने पढ़ रखा है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा आता है। तो अगर यहां पर हम वैल्यू निकालना चाहें तो डी फाई इक्वल टू हमें प्राप्त होगा ईडीएस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म डी फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम देखेंगे। पॉइंट्स क्या है? केस 1 ये क्या कहता है? जैसे मान लीजिए हम एक 3 डायमेंशनल बॉडी पर विचार करते हैं। ये 3 डायमेंशनल बॉडी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे गुजर रहा है। इसके इस प्लेन पर हम विचार करते हैं, इस तल पर विचार करते हैं, इसको हम 1 तल मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तल पर जब हम एरिया वेक्टर लेंगे तो वह एरिया वेक्टर इस तल पर क्या होगा? अभिलंबवत होगा, यानी डीएस वेक्टर ऐसे कुछ होगा। अब इन दोनों का डायरेक्शन अगर हम देखें तो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का कोण क्या होगा? 0। क्या होगा जी? 0 होगा। तो यहां थीटा क्या होगा जी? 0 होगा, 0 डिग्री होगा। तो देयरफॉर अब यहां से हम डी फाई अगर हम निकालें तो हमें प्राप्त होगा ईडीएस cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमें प्राप्त होगा यहां से ईडीएस। और इस स्थिति में प्राप्त होने वाला जो वैल्यू है वह मैक्सिमम वैल्यू है। cos 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो हम इसे डी फाई मैक्सिमम के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी में अगर हम अगले केस की बात करें, अगर अगले पॉइंट की हम बात करें, तो फिर उसी फिगर पर हम जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में था और इस तल को हमने 1 नंबर तल माना। ये देखिए ऊपरी पृष्ठ के कारण अब हमें निकालना है, तो इस पर हम डीएस वेक्टर लेंगे। जब इस पृष्ठ के कारण हम डी फाई का वैल्यू निकालेंगे तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर जो होगा वह ऊपर की ओर होगा। तो अब यहां पर अगर हम एंगल की बात करें तो यहां तो एंगल 90 डिग्री होगा, और cos 90 क्या होता है जी? क्या होता है? 0। cos 90 क्या होता है? 0। तो cos 90 0 का वैल्यू मिनिमम के रूप में प्राप्त होता है। तो देयरफॉर डी फाई बराबर हो जाएगा ईडीएस cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो हम यहाँ पर डी फाई मिनिमम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? डी फाई मिनिमम लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब इधर के लिए लेंगे
यह ई का डायरेक्शन है, और इस तल के लिए अगर हम लें तो यह हो जाएगा ds वेक्टर इस डायरेक्शन में। और इस कंडीशन में यहाँ एंगल कितना बनेगा जी, यहाँ एंगल 180 होगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। तो डी फाई इक्वल टू ईडीएस 180, और इसका वैल्यू माइनस में हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से कुछ यह स्पेशल केसेस हैं जिस केसेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं उस पर हम विचार करते हैं। अब एक पॉइंट आता है इसमें कि अगर मान लीजिए यह कोई एक छोटा सा प्लेन है, क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जी। तो जब भी किसी पृष्ठ से, तल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह हमेशा क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यानी कि जब भी किसी तल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, बाहर निकलेंगी, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से अगर किसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रवेश करें, इन करें, तो इस कंडीशन में डी फाई जो होगा वह निगेटिव होगा। क्या होगा जी, निगेटिव होगा। अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह बाहर की ओर निकलती है। बाहर की ओर निकलती है। अब यहां पर हम एक जैसे दो पृष्ठ ले लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर जो है वह अधिक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर कम है, संख्या कम है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या अगर अधिक है तो जाहिर सी बात है कि इसका वैद्युत फ्लक्स यहां अधिक होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डी फाई 1 इज ग्रेटर देन डी फाई 2, यानी कि इस चार्ज के समीप इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिक होगा, जबकि चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। एक लास्ट पॉइंट पर हम विचार करेंगे कि अगर हमें किसी 3 डायमेंशनल बॉडी या किसी भी बॉडी के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना हो तो फिर क्या करेंगे। तो संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन पर जाएंगे या समेशन पे जाएंगे। तो अगर हम किसी बॉडी के लिए, कंप्लीट बॉडी के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो फिर हमें या तो इंटीग्रेशन पर जाना होगा तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन की सहायता से हम कंप्लीट बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसमें ये जो है ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब सरफेस के लिए ये बताता है कि ये कंप्लीट सरफेस के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसमें अगर यहां से हम इसको निकालने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा फाई सन्निकट, इसको सन्निकट बोला जाता है।
इस तरीके से इसका सन्निकट, एक्चुअली यहाँ सन्निकट इसलिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ई का जो वैल्यू है वह ई का वैल्यू हम प्रत्येक स्थिति के लिए यहाँ नियत मान करके कैलकुलेट कर रहे हैं, और पूरे बॉडी के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो पूरे बॉडी के लिए वो वैल्यू ही लेकर के हम यहाँ पर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पर इक्वल टू के बदले सन्निकट का भी उपयोग किया जा सकता है। इसको अगर समेशन के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो समेशन के फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें और एक दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि यह जो है वह वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी यह जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है जी? स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होता है जी? तो इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। अगले चैप्टर में इसके एक अन्य मात्रक वोल्ट मीटर पर भी हम विचार करेंगे। इसकी बीमा जो होती है वह L के पावर Q T के पावर -3 A के पावर -1 के रूप में होती है। इसकी बीमा L के पावर 3 T के पावर -3 और A के पावर -1 के रूप में होती है।